वेलकम टू इंटेलेक्चर्स केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज पढ़ते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा, उसके बारे में सारी डिटेल्स लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वहाँ पर जाके पहले उस वीडियो को पढ़ें, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स लॉ का मैक्सिमम यूज़ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग कवर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, चलिए all those physical properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called as the colligative property. क्या हुआ, ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हो, जितने भी टाइप के, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी किसी भी तरह का किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारा टर्म है ये लिया गया है लैटिन से। लैटिन में को का मतलब होता है टुगेदर एंड लिगेयर का मतलब होता है मीन्स बाइंड। टुगेदर बाइंड होने के साथ ना जो भी प्रॉपर्टी उसके साथ उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के साथ होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो हम लैटिन वर्ड्स लिए गए हैं उसका मतलब होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लास्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 4 तरह की जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको हम जनरली बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही वैरी हो रहेगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्ट, ऐसे सब्सटेंट जो किसी सॉल्वेंट में ब्रेक नहीं होते हैं आयंस के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस सच एज इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर ब्रेक होता है तो नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl लेते हैं तो ये एज सच अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल 2 पे डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर हमको देखना है केवल 2 पे नहीं, क्योंकि NaCl क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl किस में टूटता है? एक Na में और एक Cl माइनस में, Na+ में। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल देता है 2 आयन, तो 2 मॉलिक्यूल कितने देंगे? 4 आयन। कितने देंगे? 4 आयंस। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। आई बात समझ में? सेकंड क्या एंड नेक्स्ट क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, क्योंकि उस नंबर ऑफ मोल्स में कितने पार्टिकल हैं, कितने एटम हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं equimetal solution of different substances such as non-volatile and non-electrolyte have the same value of colligative property। मतलब कि कोई ऐसा सॉल्ट हो या कोई ऐसा कंपाउंड हो या सबस्ट्रेट हो जिसमें मेटल सेम हो। ठीक है, तो जैसे कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ले लिया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है और डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन मेटल सेम है, तो उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किस तरह के सॉल्यूशन में देखते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, न कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं देखते हैं। किस में देखते हैं? केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तब हम वहाँ पे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आर एज फॉलोज वन बाय वन। तो अब हमारा शुरू होने जा रहा रियल में जो भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सब, ठीक है। आई बात समझ में? तो वीडियो देखते रहिए और आपके जो भी प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम्स को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या होता है आइए देखते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोवर्ड। ये हम राउट्स लॉ में पढ़ चुके हैं। जैसे हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वी हैव स्टडीड इट अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। बिकॉज द escaping tendency of the solvent molecule decreases due to the lesser surface area of the solution available for the evaporation। क्यों? क्योंकि वहाँ पे escaping tendency सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया है उस सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ हमारा जो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो भी कुछ एरिया कवर करता है, जिससे कि सरफेस एरिया कवर्ड बाय सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से escaping टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ से आएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। राउल्ट्स लॉ यही बोलता है कि किसी का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और P1 नॉट हमारा क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट को, जनरल सॉल्ट NaCl को हम किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा, दैट मीन्स वाटर का, वो P1 नॉट डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। Now the lowering in the vapor pressure of solvent, that means delta P1 is given as delta P1 is equal to, अब solution का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये हमको क्या देगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट, और P1 की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस P1 नॉट इंटू X1। ना P1 नॉट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट एंड इंटू 1 माइनस X1। ये हमारा क्या हुआ? डेल्टा P1 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब X1 हमको निकालना है। X1 क्या होता है? तो X2 का हम जो बात रखते हैं, X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। वी नो दैट, ये हम जानते हैं। तो X माइनस 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? X2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब X1 माइनस X1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? X2, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसका करते हैं। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस X1 इन द इक्वेशन 2 वी गेट डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2। मतलब अब क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नाउ डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि X2 हमारा क्या शो कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? अब देखिए इस डेल्टा P1 के नीचे हम क्या करते हैं? P1 नॉट से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन में थोड़ी फेरबदल करते हैं। डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, अब डेल्टा P1 की वैल्यू रखते हैं, क्या होता है यहाँ पे? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। मतलब क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि ये हमारा क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और रिलेट किससे कर रहे हैं हम? प्योर सॉल्वेंट से। तो इसीलिए बोलते हैं इसका रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। क्या हो गया यहाँ पे? ये सॉल्यूशन का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और P1 नॉट से जब डिवाइड कर देते हैं तो अब ये इसके रिलेटिव में आ जाता है, इसीलिए टर्म दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? Now the expression on the left hand side of the equation is called the relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of the solute,
आई बात समझ में। सीधे सीधे हम इक्वेशन नंबर 4 से ये डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार कौन होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, द above equation 4 can be written as, now we will see the how we can write equation number 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और चूंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो हम देख लिए, और हम चूंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किस में स्टडी करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेसर दैन, मच मोर लेसर दैन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए क्या होगा वहाँ पे, हैंस वी विल नेग्लेक्टिंग द N2 इन डिनोमिनेटर एंड वी विल गेट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं तो किस में स्टडी करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मीन्स P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। क्या हुआ, W2 अपॉन M2 हम करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अगर इस M1 को हम नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं, W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इक्वेशन में थोड़ी फेरबदल हुई है, तो N2 W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ये हम इक्वेशन निकाले हैं, रिड्यूस किए हैं वो पहले वाले इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन जो है हमारा, हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं किस में, इक्वेशन जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस इक्वेशन का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस किस टर्म का इस्तेमाल किया, उधर W1 क्या डिनोट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फ्रॉम द above इक्वेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज, मोलर मास निकालना है तो M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 इंटू P1 नॉट अपॉन W1 इंटू P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट मिला के दे दिया है, उसका मोलर मास हमको निकालना है, उसका वेट हमको दिया हुआ है, सॉल्वेंट हम जानते हैं कि नॉन सॉल्वेंट में मिलाया गया, उसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पता है, तो हम उस सॉल्यूट को डिफाइन कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूट इसमें मिलाया गया है। आई बात समझ में। तो सीधे सीधे हम उसका मोलर मास निकाल लेंगे, फार्मूला दिया रहता है, तो वहाँ से हम सीधे सीधे उससे क्या निकाल लेंगे, कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पढ़ने से पहले हम सोचते हैं कि पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जनरल भाषा में हम दे देते हैं कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बट इट्स नॉट अ साइंटिफिक डेफिनेशन। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आई बात समझ में। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे इसका वेपर प्रेशर पर्टिकुलर उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तब जाके हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। वी वेरी वेल नो दैट। Now the difference delta TB of the boiling point of the solution and the pure solvent is called the elevation in boiling point। यहाँ पे क्या होता है, द डिफरेंस मतलब कि डेल्टा TB मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जो डिफरेंस होता है ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है वही होता है हमारा डेल्टा TB, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ होता है। ठीक,
व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, ये तो हम लोग जान गए। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सब जानता है, अच्छी तरह से हमको पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन में बात करते हैं तो 373.15 केल्विन होता है, ठीक है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इज 1.013 बार, कितना होता है 1.013 बार इसका वेपर प्रेशर होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में, दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। When sucrose is dissolved, then the vapor pressure of the solute is less than the 1.013 bar at 373.15 Kelvin, ठीक है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सिक्रोज को उस वाटर में डिजॉल्व करते हैं उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल, अब उसको बॉयल करने के लिए क्या करना होगा, इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू द 1.013 बार। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है, दैट मीन्स हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जितना बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हमको देना पड़ेगा उसकी घटे हुए वेपर प्रेशर को बॉइलिंग वेपर प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, ठीक। आई बात समझ में। नाउ दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से जिसमें कि सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। आई बात समझ में। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले एक ग्राफ देखते हैं जिसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर और सॉल्यूशन का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए TB है और ये TB नॉट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। इन दोनों में जब डिफरेंस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, डेल्टा TB, जो कि हम ग्राफ प्लॉट किए हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में। तो जो रेड लाइन शो कर रहा है हमको ये क्या दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और जो ब्लैक लाइन दिख रही है हमें क्या दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट द TB नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या हम कैसे करेंगे। नाउ द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट मीन डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, दैट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं M हमारा क्या यहाँ पे मोलालिटी है और KB को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, पहला नाम हो गया, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या हुआ, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये KB होता है हमारा, ठीक है। इसको जनरली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं, KB का यूनिट क्या होता है। KB का यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, मतलब टेम्परेचर के साथ मास और उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो मोलारिटी के यूनिट को मिला के बनाया गया है, ठीक है। क्या हुआ, हमारा केल्विन kg पर मोल इसका यूनिट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए now the molality of a solution can be expressed as molality is equal to number of moles dissolved in per kg of solvent। तो उसी को हमने ब्रेक किया है, W2 upon M2 means number of moles of solute upon W1 upon 1000, that means the mass of the solvent in kg, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम हमने डिवाइड कर दिया, ग्राम में दिया होगा तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम M इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से हमने डिनोट किया है। आई बात समझ में। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और M की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू क्या होता है, KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा TB की वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मोलालिटी को यहाँ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम इधर ले आते हैं और TB को हम ट्रांसफ़र करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, तो हमको क्या मिलता है,
M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन डेल्टा TB अपॉन W1। हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं किसी भी मतलब कि जनरली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फार्मूला है, याद कर लेना है और क्वेश्चन आसानी से निकलते जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं आगे। दस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 द अबव इक्वेशन नंबर 5 कैन बी यूज्ड फॉर नोन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास पता होता है, इन नोन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास पता होता है, एंड डेल्टा TB इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर अ नॉन सॉल्वेंट हुज KB वैल्यू इज नोन। ऐसा सॉल्वेंट जिसका KB हमको पता होता है और उसका डेल्टा TB क्या होता है, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन दैट सॉल्वेंट, तो वो हमको पता होता है जो एक्सपेरिमेंटली होता है, और KB के वैल्यू हमको पता होता है। तो वहाँ से हम पुट करके कौन सा सॉल्यूट, पर्टिकुलर सॉल्यूट कौन सा है वो निकाल सकते हैं बाय नोइंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का में जो डिक्रीज आता है वो क्या होता है। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये जान लेते हैं। जनरल में बोल दिया जाता है कि ऐसा लिक्विड जो इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली ये सही है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न हमको देना है, साइंटिफिक डेफिनेशन देना है, तो वो क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। आइए देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड and its solid state exist in the equilibrium with each other। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में हो और एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म में हो एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन होते हैं, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और उस टेम्परेचर पे लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और इसीलिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं फॉर प्योर वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए। It may be defined as the temperature at which the liquid and solid of a substance have a same vapor pressure। दूसरा तरीका है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो, तो उस टेम्परेचर को भी हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट इज it may be defined as the temperature at which liquid point, solid point as a substance have a same vapor pressure। and next is the according to the Raoult's law, when a non-volatile solute is added to the solvent its vapor pressure is decreased। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। and now it would become equal to that of the solid solvent of at lower temperature, thus the freezing point of the solvent decreases। हम जानते हैं कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी प्योर सॉल्वेंट डिजॉल्व किया था उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। उसके बाद नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। मतलब क्या होता है कि उस सॉल्वेंट में सॉलिड स्टेट जिस टेम्परेचर पे डेवलप होना चाहिए, अब क्या होता है उससे पहले ही डेवलप हो जाता है, उस टेम्परेचर से पहले ही वो सॉलिडिफाई होना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे क्या करता है? 10 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? और घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब देखते हैं ग्राफ प्लॉट किया गया किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में। तो TF मतलब क्या हुआ? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और TF नॉट जो दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया, प्योर सॉल्वेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस हमको क्या देगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का हो गया और ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का हो गया, और इसके बीच में पॉइंट कहीं आता जो हमारा होता है वो क्या होता है? फ्रोजन स्टेट मिलता है, फ्रोजन सॉल्वेंट मिलता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट द TF नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इट, दैट मीन्स द सॉल्यूशन। जब उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। एंड देन द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो वो हमको देता है डेल्टा TF, दैट इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो घटाव हुआ है वो ये है क्या? डेल्टा TF। आई बात समझ में?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टी एफ फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। मोलैलिटी क्या होती है हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वहाँ से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना वहाँ से पढ़े यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। एम मीन्स मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे के एफ क्या आ गया, वहाँ पे के बी आया था, यहाँ पे के एफ आ गया। के एफ हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के वहाँ पे इक्वल टू मिलाता है। ठीक है, नाउ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जनरली क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एग्जाम में पूछता है, पॉइंट इसी को याद रखना है, क्रायोस्कोपिक को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। केबी और केएफ का यूनिट सेम होता है, क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सिंस हम जानते हैं कि मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैलिटी। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2। ठीक है, अपॉन W1 अपॉन 1000 दैट विल गिव यू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आई बात समझ में। चलिए सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 1 देन वी विल गेट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब एम की वैल्यू हमको रखनी है ये आगे यहाँ पे। चलिए W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू M1। आई बात समझ में, सॉरी W1। ठीक, आइए अब देखते हैं मोलैलिटी में से हमको अभी हम मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट का मोलर मास हम निकालेंगे, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं वहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूट मिलाया गया है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए M2 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। आई बात समझ में। यही क्वेश्चन है जो हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन नीट का हो, एम्स का हो, या फिर IIT JEE का हो, या जिपमर का हो, या कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ BSc का, MSc का, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस इक्वेशंस का या पीछे जो भी इक्वेशन हमने भी डिराइव किया है उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो मोलर मास ही जनरली हमको निकालने को आता है कि सॉल्यूट का मोलर मास निकालें, या फिर ये है, ये फार्मूला ये है, तो कौन सा सॉल्यूट हमने इसमें डिसॉल्व किया, किस सॉल्यूट से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ये एटसेट्रा। हमको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो देख के हमसे मोलर मास पूछता है। ठीक है, आई बात समझने। चलिए तो ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हुआ किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक नोट है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। क्या हुआ यहाँ पे, के बी का वैल्यू या के एफ का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट जैसा होगा उसका के एफ और के बी उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। ठीक है, तो के एफ जो हम फार्मूला लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, या के बी जो आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो क्या होता है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का भी एक वैल्यू होता है। तो वो वैल्यू क्या होता है, किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो के एफ इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज़न मीन्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो R यहाँ पे क्या है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, M1 हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, TF हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, और डेल्टा फ्यूज़न क्या है, हीट ऑफ इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा KF का वैल्यू हो गया। अब KB का वैल्यू निकालना है, KB इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन H, मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वहाँ पे क्या था, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, KF और KB को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमको नहीं दिया होता है, क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होता, तो ये जनरली क्या किया जाता है, जब ग्रेजुएशन का
एग्ज़ाम होता है उसमें पूछता है, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पूछता है के एफ का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट दे दिया, उसका टेम्परेचर दे दिया, अब मोलर मास आपको पता ही होगा, तो आप वहाँ पे के एफ का वैल्यू निकालेंगे। के एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा या के बी का वैल्यू, तो वहाँ पे हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए पूछता है, या फिर डायरेक्ट के एफ या के बी की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिखाया किसको हम क्या क्या टर्म है। R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, M1 जो हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा H फ्यूज़न क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या था आज का, ले देखिए जो वीडियो था आज का वीडियो इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात, आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना क्वेरी को ड्रॉप कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें, अपना क्वेश्चन वहाँ पे करें, और वहाँ से आप हर वीडियो का एक PDF फॉर्म भी नोट्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हैव अ नाइस डे।